बच्चों, बड़े भाई साहब पाठ के तीसरे भाग तक हमने देखा कि किस तरह से दूसरी बार पास होने पर और बड़े भाई साहब के फेल होने पर और छोटे भाई यानी प्रेमचंद के लेखक के पास होने पर कैसे उनके मन से बड़े भाई साहब का डर जाता रहा और बड़े भाई साहब भी अब उन्हें दोबारा डांटने से कतराने लगे। तो और जो छोटे भाई हैं उन्हें फिर पतंग उड़ाने का नया शौक चढ़ गया, तो वह पढ़ते भी, बाकी खेल भी खेलते और इनसे छुपकर पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां भी करते। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं अर्थात लेखक स्वयं को कह रहे हैं कि कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, यानी पतंग को लूटने के लिए जो ऊपर से कटकर नीचे गिर रही थी उसे पकड़ने के लिए बेतहाशा बिना यहाँ वहाँ देखे दौड़े जा रहे थे। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। यानी जो सभी बच्चे इनके साथ थे वे सभी बच्चे वह कटती हुई पतंग को लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। ना उन्हें आसमान में यानी जो ज़मीन है, रोड हैं, रास्ते हैं, वहाँ ना गाड़ियों का डर था, ना ही ट्राम का और ना मोटर कारों का। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जैसे आकाश में समतल है और पतंग उड़ती हुई नज़र आ रही है, वैसे ही नीचे भी सब कुछ समतल है। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तो इस बार क्या हुआ कि यह जो चोरी छुपे उनसे बड़े भाई साहब से जो चोरी छुपे खेलने जाते और पतंग लूटते थे, सहसा भाई साहब से इनकी मुलाकात उस पतंग को लौटते हुए हो गई। वे उनसे मुठभेड़ हो गई, उनसे मिल गए रास्ते में और तभी वहाँ गुस्से में उन्होंने पकड़ लिया और उन्हें क्या कहा, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को डांटते हुए कि तुम्हें क्या इतना भी नहीं लिहाज कि तुम कक्षा 8वीं में आ गए हो और 8वीं कक्षा में आकर अब तुम मुझसे केवल एक ही कक्षा पीछे हो, बड़े हो गए हो, पाठ्यक्रम भी कठिन हो गया है, साथ ही अब तुम्हें अपने पोजीशन का भी ख्याल नहीं है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि 8वीं कक्षा का क्या महत्व है, कितनी कठिनाई है 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। बाजारी लौंडे यानी बाजार में खेलने वाले, जो यहाँ वहाँ के नीचे निम्न स्तर के जो बच्चे हैं, अर्थात जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनके साथ तुम कनकौवे उड़ा रहे हो और दौड़ रहे हो। तुम्हें 8वीं कक्षा का भी कोई ख्याल नहीं है। देखिए बच्चों, ये उस समय की बात है जब जो पढ़ाई था उसका महत्व बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते लिखते नहीं थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में, यानी जब अंग्रेज़ थे हमारे देश में, उस समय में बहुत ज़्यादा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने वाले बहुत कम ही लोग होते थे, क्योंकि सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता था। इसलिए बहुत कम शिक्षा में भी सरकारी नौकरियां मिल जाया करती थी। इसलिए लेखक ने यहाँ बड़े भाई साहब ने उन्हें कहा है कि 8वें दर्जे में आकर मैंने बहुत से सरकारी पदों पर कार्य करते हुए लोगों को देखा है जो केवल 8वीं पास हैं और सरकारी पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन तुम 8वीं कक्षा में आकर भी इन बाजारी लड़कों के साथ कनकौवे उड़ा रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमअक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो,
इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरी समकक्ष हो जाओगे। समकक्ष होना यानी समान कक्षा में होना, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डी.फिल और डी.लिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राजव्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। इस तरह से जो बड़े भाई हैं वह छोटे भाई को समझा रहे हैं कि भले ही तुम अगले वर्ष मेरी कक्षा में आ जाओ या मुझसे भी आगे निकल जाओ, लेकिन मुझे तुम्हें डांटने का, तुम्हें सही मार्ग दिखाने का अधिकार हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। और अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपने अम्मा और दादा का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है कि वे भले ही हम जैसे ऊंची कक्षाओं में ना पढ़े हों उन्हें, लेकिन जीवन का और दुनिया का तजुर्बा हमसे ज़्यादा है। भले ही उन्हें ये किताबी बातें नहीं पता, लेकिन जीवन का अनुभव है। इसलिए जैसे उनका हम पर अधिकार है कुछ बोलने का, उसी तरह से मेरा भी तुम पर अधिकार हमेशा रहेगा, और जन्म से जो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ वह हमेशा रहूँगा ही। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हों तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हों, पहले खुद मरज़ पहचान कर इलाज करेंगे। उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर, यानी थप्पड़ दिखाकर उन्होंने क्या कहा, तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और बड़े भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। तो इस तरह से जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने छोटे भाई को समझाया कि किस तरह से किताबी ज्ञान से बहुत बड़ा होता है जीवन का अनुभव, और उनके समझाने पर लेखक को पश्चाताप हुआ और उसने क्या फैसला किया कि अब उन्हें महसूस हुआ कि वह बड़े भाई साहब सच में बड़े हैं और वह हमेशा मुझसे बड़े ही रहेंगे और मैं उनसे बहुत छोटा हूँ। अब बड़े भाई साहब के मतलब छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और
मैंने सजल नेत्रों से, यानी आँखों में जल भरकर, आँखों में आंसू, सजल यानी जल से भरा हुआ, तो आंसुओं से भरी हुई आंखें लेकर कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच है, आपको कहने का पूरा अधिकार है। भले ही मैं आपके समान कक्षा में आ जाऊं, लेकिन आप मुझसे हमेशा बड़े ही रहेंगे। अब इतना सुनकर भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों पर एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस प्रकार कहानी के अंत में दोनों जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने बताया कि कैसे अगर मैं बेराह हो जाऊंगा तो मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगा। मेरा भी मन करता है खेलने का, लेकिन मैं नहीं खेलता ताकि तुम मुझे देखकर हमेशा सही मार्ग पर चलो। और संयोग से क्या हुआ, उसी वक्त एक कनकौवा अर्थात पतंग उड़कर उनके ऊपर आई, जिसकी डोर लटक रही थी, जिसे छोटे भाई ने ही पकड़ पाए और बड़े भाई ने लपक कर उसे पकड़ लिया और दोनों उछलकर बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। और इस तरह से कहानी के अंत में बड़े भाई साहब का बचपन भी हमें दिखाई देता है, और दिखाई देता है कि किस प्रकार बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को सही मार्ग पर लाने के लिए अपने बचपन को दांव पर लगा देते हैं। मन न होने पर भी हमेशा किताबें लिए बैठे रहते हैं ताकि उनका छोटा भाई कोई गलत राह पर, किसी गलत राह पर न जाए। तो इस बच्चों, इस प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने छोटे भाई बहनों का पूरा ध्यान रखें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, अपने अध्ययन के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं जो आप इन प्रश्नों को, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी, इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए। मौखिक और लिखित कुछ प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। चलिए इसी पाठ के साथ बच्चों, इसी भाग के साथ, चौथे भाग के साथ इस कहानी का अंत होता है। और अब मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।